हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कृषि क्षेत्र। जैसा कि आप जानते ही हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले हम फैक्ट्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा बात कहूँगा कि अगर आपने बाकी के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र के कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। लगभग 55% जो आबादी है वो कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। राइट। कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कृषि उद्योगों के लिए, यानी देखिए कृषि जो है वो उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है तथा तैयार माल बाजार उपलब्ध कराती है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच ऐसा रिलेशन होता है। और कृषि जो आता है आपका वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे भारत जो है वो कपास, चावल, ग्वार की फली, काली मिर्च, खली और चीनी जैसी कुछ फसलों में महत्वपूर्ण कृषि निर्यातक के रूप में उभरा पड़ा है। राइट। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व में कृषि के व्यापार में भारत की निर्यात और आयात की हिस्सेदारी जो थी वो लगभग इतना प्रतिशत थी। ये 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। हम इन सभी डेटा को थोड़ा सा भी साइड में रखेंगे, क्योंकि जब हम आपको बजट कराएंगे वहाँ पे हम सब देखेंगे कि नया डाटा के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें कितनी प्रतिशत है, क्या क्या है। ठीक है। फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ आप GK GS की चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे, हम वही चीज़ आप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। राइट। तो डाटा को हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस प्रकार का है। बीजों और पौधरोपण सामग्रियों के विकास एवं उत्पादन, पुष्प कृषि, बागवानी, सब्जी, मशरूम, मत्स्य पालन, जल कृषि आदि में 100% की अनुमति दे दी गई है। इसी प्रकार रोपण क्षेत्र जो कि नामता चाय, कॉफ़ी, रबर, इलायची, पाम ऑयल वृक्ष व जैतून के तेल वृक्ष में भी 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। ठीक है। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जोतों की जो संख्या है सीमांत प्रकार का है। यानी भारत में सर्वाधिक जोतों की जो संख्या वो किस प्रकार का है, सीमांत प्रकार का है। और यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा आप नज़र डाल लीजिए, जैसे कि सीमांत जोत है वो कितना प्रचलित क्षेत्र है, परिचालित क्षेत्र तो 1 हेक्टेयर से कम। और लघु जोत की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर, और अर्ध मध्यम जोत की बात करें तो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच ये आपको देखने को मिलेगा। राइट। अब इसमें आप देखिए मध्यम जोत देखें तो मध्यम जोत आता है आपका 4 से 10 हेक्टेयर, और बृहद जोत देखें तो 10 हेक्टेयर और उससे अधिक जो क्षेत्र है उसको कह सकते हैं। राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि वर्ष 1920 में भारत में सबसे पहले चकबंदी व्यवस्था बड़ौदा में लागू हुआ था। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। ध्यान रखिएगा कि चकबंदी व्यवस्था भारत में कब स्टार्ट हुआ, तो 1920 में सबसे पहले बड़ौदा में लागू किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। यानी राष्ट्रीय किसान आंदोलन जो है आयोग जो है इसका गठन जनवरी 2004 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। राइट। हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है कि ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है। हरित क्रांति जैसे कि 66-67 हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर ज़्यादातर पड़ा। अगर दोनों में देखा जाए तो गेहूं और चावल होता है, लेकिन दोनों के अगर देखा जाए दोनों में सबसे ज़्यादा तो गेहूं आपको याद रखना है। राइट। वर्ष 1904 में सहकारी साख संगठन का परिचालन शुरू हुआ है। सहकारी साख संगठन का परिचालन 1904 से स्टार्ट है। अब देखिए, शीर्ष राज्य फसल क्षेत्र में कुछ इस तरह से दिए गए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इस चीज़ को भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये पुराना डाटा है। ठीक है। जैसे खदान में तो उत्तर प्रदेश, वैसे भी ये तो ठीक है कि खदान में उत्तर प्रदेश आपका टॉप पर रहता है। चावल में उत्तर प्रदेश ठीक है, पश्चिम बंगाल उसके बाद आप देख सकते हैं। गेहूं में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ज्वार में आपका महाराष्ट्र आ जाता है। ये सब ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस भी हुआ है। ठीक है। बाजरा में तो राजस्थान ठीक ही है, मक्का कर्नाटक याद रखिए, और जो दाल है कुल दाल जैसे कि आपका मध्य प्रदेश टॉप पे आता है, चना में मध्य प्रदेश है। इसी तरह से जैसे कि काजू महाराष्ट्र में याद रखिएगा, नारियल केरल के ठीक है, सूरजमुखी कर्नाटक, सोयाबीन तो मध्य प्रदेश है, सोया प्रदेश तो ये तो ठीक ही है। और सरसों देखा जाए तो राजस्थान ठीक है। प्याज में महाराष्ट्र टॉप पर आता है, बिल्कुल सही। आलू में उत्तर प्रदेश, तंबाकू में आंध्र प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश ठीक है। जूट एवं मेस्ता पश्चिम बंगाल, और कपास में महाराष्ट्र। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो मैच किया गया वो सब कुछ ठीक ही है लगभग देखा जाए तो, आप इनको याद रख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग स्पेशल इन चीज़ों के बारे में कवर करेंगे, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। फिलहाल आप इसको याद रखिए, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते और देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, जैसे कृषि बोर्ड उत्पादन जो बोर्ड है वो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, तो कॉफ़ी बोर्ड आपका हो जाता है बेंगलोर में। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर में। अधिनियम यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 4 के अंतर्गत। रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में पड़ता है। चाय बोर्ड कोलकाता के अंतर्गत है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। मसाला बोर्ड कोच्चिन केरल में। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री जो है दिल्ली में। प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली में। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे के अंतर्गत आता है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, खास करके इसमें कॉफ़ी बोर्ड इंपॉर्टेंट, रबड़ और चाय तो याद ही होगा आपको, ये 3 हमेशा आता रहता है। और तंबाकू बोर्ड भी आप याद रखेंगे, गुंटूर। तो ये 4 ऊपर का 4 आपको किसी तरह से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अम्लीय मिट्टी होती है। चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो किस प्रकार की मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। नील हरित शैवाल, एजोला, अल्फा अल्फा आदि जैव उर्वरक धान की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुई थी। भारत में इसके जो अग्रदूत थे MS स्वामीनाथन को माना जाता है, एवं विश्व में इसका जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति का सबसे प्रभाव चावल और गेहूं फसल पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। जैसा कि हमने ऊपर में आपको बताया था कि दोनों में देखा जाए तो गेहूं आपका टॉप पर आ जाता है। केसर का एकमात्र उत्पादक जो राज्य है वो आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। भारत में दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का जो श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अब देखिए भारत में जो प्रमुख क्रांतियां हैं उनसे संबंधित जो उत्पादन की सूची है वो यहाँ पे मेंशन किया गया, उसको भी हम देख लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन हो जाता है, या फिर इसको हम लोग धूसर क्रांति भी कह सकते हैं, ठीक है, धूसर। नेक्स्ट आता है नीली क्रांति, आपका मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। गुलाबी जो होता है वो झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन हो गया। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन है। सुनहरी क्रांति जो है आपका फल उत्पादन से। रजक क्रांति अंडा उत्पादन। और कृष्ण क्रांति होगा बायोडीजल उत्पादन से। तो यहाँ पे जो आप 11 देख रहे हैं, ये 11 लिस्ट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आपको पूछ जाते हैं और देखने को मिलता रहता है, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि अमृत क्रांति है तो नदी जोड़ परियोजना से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन है। स्वर्ण क्रांति फल शहद उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन। सदाबहार क्रांति का संबंध कृषि से यानी जैव तकनीकी। धूसर स्लेटी क्रांति सीमेंट से हो जाता है। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, यानी इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। और बाकी देखिए यहाँ पे जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेफ्रॉन क्रांति, तो सेफ्रॉन तो वैसे भी आपको केसर से संबंध कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये कुछ मिला करके इस तरह से दिए गए थे। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देख सकते हैं। MSP वह मूल्य है जिससे कम किसी उत्पाद के बाजार में दाम मिलने पर सरकार स्वयं खरीद लेती है, यानी जिससे कम किसी उत्पाद के बाजार में दाम मिलने पर सरकार स्वयं उस चीज़ को खरीद लेती है, उसको हम आपको यहाँ पे MSP कहा जाता है। देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हम पढ़ पाएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो CACP द्वारा घोषित होता है, यानी CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा घोषित किया जाता है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह 1965 में स्थापित कृषि मूल्य आयोग का ही परिवर्तन किया गया नाम था। जैसे कि 1965 में जो स्थापित किया गया था कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, उसी का नाम परिवर्तन करके इसको कर दिया गया था CACP, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद देखिए ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि 2003 में कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई, जिसके तहत 5 फसलों को चुना गया: कॉफ़ी, रबर, चाय, तंबाकू और आलू। यानी हो सकता है क्वेश्चंस पूछा जा सके कि 2003 में स्थापित की गई कीमत स्थिरीकरण कोष में किन 4 फसलों को चुना गया था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं थी। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कॉफ़ी था, रबर, चाय,
तंबाकू और आलू, ये 5 फसल चुने गए थे। इन फसलों के उत्पादन व कीमत के 10 वर्षों के औसत का बेंचमार्क बनाया गया। उत्पादन या कीमत में 20% अधिक कमी आती तो इस कोष से क्षतिपूर्ति कर दी जाती थी। इस तरह से इसको बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है जो कि हमें इम्पॉर्टेंट हो। देखिए, एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जैसे व्यापक फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ, 1985 में, और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 में प्रारंभ की गई थी। और राष्ट्रीय किसान जो आयोग के गठन है 2004 में किया गया। इसका पहला अध्यक्ष सोमपाल शास्त्री को बनाया गया था, ऊपर हमने देखा। कालांतर में MS स्वामीनाथन को भी इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और बाकी इसमें देखिए कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कृषि क्षेत्र कंप्लीट होता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा MCQ भी लगाते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो आपका वृष्टि होता है, ठीक है। वृष्टि, यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। देखिए, ऊपर में जो भी मैंने आपको थ्योरी बताया वो एक कृषि क्षेत्र था, लेकिन एक कृषि होता है ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं, एक कृषि होता है इकोनॉमिक्स के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने चीज़ें देखा वो इकोनॉमिक्स के फॉर्मेट में था। कृषि अगर आप पढ़ोगे तो एक ज्योग्राफी में भी आएगा जो कि उसमें थोड़ा अलग चीज़ देखने को मिलता है, तो वो हम फिलहाल ज्योग्राफी में कवर करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है उसके बेस पे जितना आपको करना था वो मैंने आपको करा दिया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है कि प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। प्रथम कृषि गणना जो की गई वो आपका 1970 में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 1970। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है। यानी सीमांत जो किसान है, क्या बताया गया था, सीमांत किसान जो है वो 1 हेक्टेयर तक, यानी 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए था सीमांत जोत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति दी थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, एकदम वीवीआई याद रखिएगा, राज्य समिति, ठीक है, राज्य समिति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन आता है कि भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। जनरली हमने बताया कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है और इसमें 55% लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। और कृषि की बात करें तो यानी कि कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो 1/3 भाग, ऑप्शन ए होगा, 1/3 भाग। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जानने को मिलेगा। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा सिंचित, 45% कृषि क्षेत्र जो 45% कृषि क्षेत्र में ही सिंचित सुविधा उपलब्ध है। यानी वर्षा सिंचित है ये आपका 55%, लेकिन बाकी जो 45% आता है वो हम सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। 19वीं कृषि गणना के अनुसार सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, यानी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। लेकिन अगर यही प्रतिशत के रूप में देखा जाए, यानी 19वीं कृषि गणना के अनुसार कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य तो पंजाब सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, हरियाणा हो जाता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो स्टार्टिंग का भी याद रखिए, सिर्फ काम चल जाएगा। क्षेत्रफल में सिर्फ उत्तर प्रदेश और प्रतिशत क्षेत्रफल की बात करें तो आपका पंजाब आ जाएगा। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। तो ध्यान रखना है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर को माना जाता है। नहर है, ऑप्शन ए। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है। तो अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा कि वर्षा पर निर्भर कितना रहता है, 55%, और बाकी जो रेस्ट 45% है वो सिंचित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पिसीकल्चर किसका पालन या फिर उत्पादन है। तो पिसीकल्चर वाला जो चीज़ है वो अभी हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस किए हुए हैं। तो पिसीकल्चर फिलहाल आपका हो जाए मछलियों के उत्पादन या फिर पालन से, तो ऑप्शन बी होगा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, तो आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो सर्वाधिक सफल रही है खाद्यान्न की, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, और उन दोनों में देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा गेहूँ आता है, लेकिन गेहूँ और चावल यहाँ पे हमें बताना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है।
तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद, यहाँ पे करेक्ट होगा, बागवानी और शहद। और स्वर्ण क्रांति से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद संबंधित है। यह 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला था। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक टुटेजा को माना जाता है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, जैसा कि आपको पूरा लिस्ट मैंने दिखाया था। ठीक है। मूंगा रेशम भारत में इनमें से किस राज्य से संबंधित है? मूंगा रेशम रेशम का एक किस्म होता है, तो ये असम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मूंगा रेशम असम के अंतर्गत देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें होती हैं? देखिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल मैंने अलग एक वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें मैंने आपको समझाया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने ट्रिक भी बताया आपको कैसे याद रखना होता है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। रबी की फसल यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि उसमें आता है आपका सरसों, चना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं जौ और जो चना देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? किस प्रकार की खेती की जाती है? देखिए, उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में तो गहन निर्वाह खेती होती है, गहन निर्वाह खेती। देखिए, बाकी जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि व्यापक निर्वाह खेती क्या होता है, व्यावसायिक खेती क्या है, आदिम निर्वाह खेती क्या है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गहन निर्वाह खेती में क्या होता है कि किसान सरल साधनों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड की खेती करता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के मानसून में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। ऊपर मैंने देखा था ना कि उच्च जनसंख्या दबाव, तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है कौन? गहन निर्वाह खेती। राइट। अब आता है इसका एक और जो अलग रूप है, जैसे कि व्यावसायिक खेती क्या होता है। तो व्यावसायिक खेती के बारे में हम जानेंगे कि व्यावसायिक खेती में फसलों को उगाया जाता है और जानवरों को बाजार में बिक्री के लिए पाला जाता है। इस क्षेत्र में खेती की जाती है और उपयोग की जाने वाली पूंजी की मात्रा बड़ी है। ज़्यादातर काम मशीनों से होता है। व्यावसायिक खेती में व्यावसायिक अनाज खेती, मिश्रित खेती और वृक्षारोपण कृषि भी शामिल होते हैं। ठीक है, मिश्रित खेती तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप ये समझ पाएंगे कि व्यावसायिक खेती एक तरह से देखा जाता है तो व्यापार से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है। आदिम निर्वाह खेती क्या होता है? तो आदिम निर्वाह खेती को हम लोग इसको झूम खेती के रूप में भी समझ सकते हैं कि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण यानी झूम खेती और घुमंतु पशुपालन शामिल होते हैं। झूम कृषि के बारे में आपको बहुत अच्छे से अलग वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। व्यापक निर्वाह कृषि क्या है? तो व्यापक निर्वाह कृषि में कम आबादी वाले क्षेत्रों में खेती होती है, जैसे कि उच्च आबादी वाले में गहन निर्वाह खेती होते हैं और व्यापक निर्वाह खेती जो कि कम आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। उत्पादकों के परिवार के प्राथमिक उपभोग के लिए फसलों और जानवरों के न्यूनतम उत्पादन के लिए भूमि पर विस्तार खेती की होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जानते हैं। राष्ट्रीय दूध जो दिवस है वो 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास समिति कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? करनाल, हरियाणा में। विश्व में दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक चूँकि भारत आपका आ जाता है। तो ये आपका कुछ दूध से रिलेटेड यानी श्वेत क्रांति से जुड़े हुई चीज़ों के बारे में हो जाता है। एक ऐसी भू संपत्ति जहाँ बिक्री के लिए एक नगदी फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? बिक्री के लिए एक नगदी फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जानते हैं? तो बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बागवानी खेती ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि झारखंड में कृषि के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि झूम जो कृषि है उसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में ही अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पे जैसे झारखंड में जो कृषि का आदिम रूप है यानी जो झूम कृषि का रूपांतरण कृषि जो है उसका रूप क्या है? तो उसे कुरुआ कहा जाता है। झारखंड में कुरुआ कहते हैं, जम्मू कश्मीर में अलग नाम से खील होता है, कुमारी पश्चिमी घाट में। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट पूरा लगा रखा है कि कहाँ पर किस नाम से जानते हैं। मैंने जो आपको बताया ना कि झूम कृषि वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, स्थानांतरित कृषि क्या होता है, सब कुछ उसमें मैंने अच्छे से बताया। जैसे कि झूमिंग जो है, तो झूम के नाम से पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें सभी राज्यों में कहते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ में भी इसको झूमिंग के नाम से ही जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक्चुअली यहाँ पे एक नाम होता है
दीपा करके शायद कुछ नाम होता है, उस यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। दीपा करके कुछ नाम होता है। वेवर और दहिया मध्य प्रदेश में, पुरडू या पेड़ा जो है आपका आंध्र प्रदेश में, पामाडाबी या फिर कोमन या फिर ब्रिगा जो है उड़ीसा के अंतर्गत, कुमारी पश्चिमी घाट में कहते हैं, वेले या फिर वॉल्टे जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है, कुरुआ झारखंड में और खील हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और मध्य प्रदेश वाला तो पूछा ही गया था, आपको भी पता है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने आपको बताया उनको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।